नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो उसका जो विचार था कि उस वर्ग संघर्ष क्या है, उसने इतिहास में किस प्रकार वर्ग संघर्ष हुए हैं और किस प्रकार वर्ग संघर्ष जो है वह सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की एक पद्धति माना है। तो उसने वर्ग संघर्ष को उसी परिवर्तन का एक आवश्यक साधन या यंत्र माना है। तो उसका मानना है कि इतिहास के विकास में इतिहास में जो भी इस समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वो दो विभिन्न विरोधी वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष के कारण हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स का, जैसा कि हमने पढ़ा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, कि उसने इतिहास में विभिन्न विरोधी वर्गों का अस्तित्व बताया है और उन वर्गों में आपस में संघर्ष होना बताया है। दो विरोधी वर्ग होते हैं जिनमें कि निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि उसने वर्ग संघर्ष में वर्ग संघर्ष का अर्थ बताया है क्या होता है। फिर उसने बताया कि इतिहास आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी होता है। तो कार्ल मार्क्स के लिए इतिहास कोई राजा महाराजाओं या युद्धों की कहानी ना होकर बल्कि उसके लिए विभिन्न विरोधी आर्थिक वर्गों में संघर्ष की कहानी है। और उसका मानना है कि अगर हमें मानव इतिहास को सही तरीके से समझना है तो हमें उसका आर्थिक तत्वों का, आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा जो विभिन्न वर्गों से प्रभावित या निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्गों का जो आधार है वो उत्पादन की शक्तियों से निर्धारित होता है, यानी कि आर्थिक हितों के आधार पर वर्गों का निर्माण और पतन होता है। और सामान्य आर्थिक हितों वाले व्यक्ति जो है वो एक वर्ग में संगठित हो जाते हैं और जबकि दूसरे आर्थिक हित वाले व्यक्ति दूसरे वर्गों में संगठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार समाज में आर्थिक वर्ग बनते हैं और उनके बीच, चूंकि उनके बीच कोई भी तालमेल, सहयोग या समझौता संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनमें निरंतर संघर्ष होता रहता है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि उनके बीच विभिन्न विरोधी वर्गों में जो संघर्ष होता है, अंततः वह संघर्ष पूंजीपति और सरवारा वर्ग के बीच संघर्ष में समाप्त होता है। और जब पूंजीपति और सरवारा वर्ग के बीच संघर्ष होता है तो उस संघर्ष का अंत एक साम्यवादी समाज की स्थापना में होता है। एक ऐसा साम्यवादी समाज जिसमें न वर्ग होते हैं न राज्य होगा, यानी कि एक वर्ग विहीन और एक राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। तो यहाँ पर उसके लिए वर्ग संघर्ष का जो उद्देश्य है अंतिम, वह सर्वहारा वर्ग के साम्यवाद की स्थापना का है। तो इसी आधार पर उसने कहा है कि संघर्ष जो है वो पूंजीपति और सरवारा वर्ग के बीच होता है। उसका क्या अर्थ है? तो यह संघर्ष जो है वह समाज में एक वर्ग, चूँकि इन दोनों वर्गों में जो संघर्ष होता है वो इसलिए होता है कि समाज का एक वर्ग ऐसा है जो सुविधा संपन्न है, जो बहुत अमीर है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसकी आवश्यकताएं कभी नहीं पूरी होती है और वह असंतुष्ट रहता है। तो उसके असंतोष के कारण वह वर्ग समय समय पर असहयोग प्रकट करता है। वो हड़ताल, क्रांति के द्वारा विभिन्न रूपों में अपने विरोध को प्रकट करता है। और जब उसका जो असंतोष है वो असहनीय अगर हो जाता है तो वह द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर उन वर्गों के बीच जो संघर्ष है वो क्रांति का रूप ले लेता है। चूँकि यह वर्ग सरवारा और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष है, एक शोषक है दूसरा शोषित है। तो इस प्रकार यह संघर्ष जो है वो क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें कि शोषित वर्ग जो सरवारा वर्ग है उसकी विजय होती है, संभव विजय, और शोषक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है उसका पतन अवश्यंभावी है। तो उसके लिए वर्ग संघर्ष का जो परिणाम है वो पूंजीवाद की या पूंजीपति वर्ग के विनाश में होता है, उस वर्ग संघर्ष का अंत। तो यहाँ पर उसने पूंजीपति वर्ग के बारे में बताया कि कौन होता है, सरवारा वर्ग क्या होता है। यहाँ पर उसने अपने वर्ग संघर्ष में इसके बारे में विस्तार से विश्लेषित किया है कि पूंजीपति वर्ग क्या। पूंजीपति वर्ग वह है जो उत्पादन के जो विभिन्न साधन है, भूमि, कल कारखाने, कच्चा माल वगैरह, विभिन्न तरह की पूंजी का स्वामी मालिक होता है। यह पूंजीपति वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग होता है। चूँकि आर्थिक शक्ति इसके पास होती है इसलिए राजनीतिक सत्ता पर भी इसी वर्ग का प्रभुत्व होता है। तो उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के आधार पर वो दूसरे वर्गों को शोषित करता है और यह वर्ग जो है वह अपने लाभ के लिए विभिन्न जो श्रमिक है, जो किसान वर्ग है, उनका शोषण करता है।
और यह वर्ग अपने अतिरिक्त मूल्य को, यह वर्ग जो एक अतिरिक्त मूल्य है जो होता है जिस पर श्रमिक वर्ग का अधिकार होता है उसको हड़प लेता है। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने उत्पादन के लाभ की वृद्धि के लिए, पूर्ति के लिए, अपनी पूंजी की वृद्धि के लिए वह सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण करता है। फिर उसने सर्वहारा वर्ग के बारे में बताया है कि कौन होता है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग को उसने औद्योगिक, श्रमिक, मजदूर वर्ग कहा है। यह मजदूरों का एक आधुनिक वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के अपने साधन नहीं होते हैं, जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम को बेचने को मजबूर होता है। अपने श्रम को बेचकर वो अपना जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार कारखानों में जो श्रमिक कार्य करता है उसको उस श्रमिक का जो श्रम का जो फल मिलता है उस पर उस श्रमिक का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसको पूंजीपति हड़प लेता है। वह कारखाने जो है वह बुर्जुआ वर्ग का होता है। अतः श्रमिक को अपने श्रम को बाजार में मजबूरी में आकर बेचना पड़ता है। इस प्रकार उसका शोषण होता है। वह बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग की दया पर ही निर्भर रहता है। तो इस प्रकार उसका शोषण निरंतर पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के द्वारा होता रहता है। उसके अतिरिक्त मूल्य पर भी बुर्जुआ वर्ग का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार यह वर्ग जो सर्वहारा वर्ग है वो शोषण का शिकार हो जाता है। चौथी जो विश्लेषण किया उसने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में जिस बात का, वह है सामंतवादी समाज की विशेषताएं और उसका पतन बताया है। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि सामंतवादी समाज की जो अर्थव्यवस्था है वह स्थानीय जो दस्तकार होते हैं उस पर आधारित थी। इस आधार पर उसने कहा कि जो आर्थिक संगठन होते हैं जो गिल्ड पर आधारित होते थे वो सार्वजनिक स्वरूप में थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई वैसे वैसे बाह्य शक्तियों के प्रभाव से वह सामूहिक जो गिल्ड आर्थिक जो संगठन थे वो खत्म होते गए। और इस आधार पर हम देखें कि सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था जो है वह खत्म होते होते उसका परिवर्तन पूंजीवाद में हो गया, मंडियों का विकास होता गया। और इस आधार पर हम देखें कि औद्योगिक क्रांति ने उसमें और परिवर्तन लाया और उसने एक औद्योगिक मध्यम वर्ग जो उस समय उत्पन्न हुआ उसका स्थान पूंजीपति वर्ग ने ले लिया। और यही वर्ग जो है एक प्रकार से सामंतवादी समाज के पतन का कारण बना और पूंजीवाद के आगमन हुआ इससे। फिर उसने एक और विशेषता बताई अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कि सामंतवादी समाज के पतन के बाद किस प्रकार बुर्जुआ समाज या पूंजीवाद का उदय होता है और वो किस प्रकार काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विभिन्न कारखानों की व्यवस्था, जो फैक्ट्री सिस्टम जो उत्पन्न हुआ उसने दो वर्गों को जन्म दिया। एक संपत्ति का स्वामी जो बिना मेहनत किए उत्पादन का स्वामी बन गया, और दूसरा एक श्रमिक वर्ग जो उत्पादन करता था लेकिन उस पर उत्पादन पर उसका कोई अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार उसको केवल मजदूरी मिलती थी। तो इस प्रकार आधुनिक पूंजीवादी जो समाज की उत्पत्ति है वो सामंतवादी समाज के अंत के आधार पर हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजीपति उत्पादन के साधनों जो साधन है वो किसी उस उत्पादन के जो साधन है उस पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार था और श्रमिक अपने श्रम का उपयोग करके उत्पादन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। तो मार्क्स का कहने का मतलब यह था कि पूंजीपति के हाथों में दमन और अत्याचार का जो यंत्र है वो श्रमिकों का श्रम था, उनको कम मजदूरी देना। इस प्रकार श्रमिकों की स्थिति पूंजीपतियों द्वारा बड़ी दयनीय कर दी गई थी और इस प्रकार वह श्रमिकों के शोषण का कारण बने। फिर उसने एक महत्वपूर्ण बात बताई इसमें, वर्ग संघर्ष जो है वो कैसे हुआ, उसका कैसे सरलीकरण हुआ। तो पूंजीपति व्यवस्था में वर्ग संघर्ष जो है वह और अधिक आसान हो जाता है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था ने वर्ग संघर्ष को और आसान बना दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो सर्वहारा वर्ग जो है वह द्वंद्वात्मक पद्धति या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग का पतन करता है। या कार्ल मार्क्स का मानना है कि उसमें पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग का पतन अवश्यभावी है और जो सर्वहारा वर्ग है उसी का अस्तित्व रहेगा और उसकी विजय निश्चित है। तो इस प्रकार वर्ग संघर्ष का अंत जो है वो सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य में होना अवश्यभावी है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। उसके लिए वर्ग संघर्ष
का जो परिणाम है वह यही था। तो हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा। अब कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। जो हम पढ़ेंगे वह इस प्रकार है कि समाज का संकीर्ण विभाजन है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वर्गों को केवल आर्थिक परिस्थितियों या व्यवस्थाओं के आधार पर दो विरोधी वर्गों में बांटा गया है, जो कि बहुत ही संकुचित विभाजन है, क्योंकि समाज में वर्ग जाति, धर्म, शिक्षा, रंग, योग्यता, विभिन्न सामाजिक स्तरों के आधार पर भी समाज में वर्गों का विभाजन होता है, जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। दूसरा, सामाजिक जीवन सहयोग पर आधारित है, न कि संघर्ष पर। जैसा हमने पढ़ा साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने घोषणा की है कि अब तक का मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स का यह विचार गलत है, क्योंकि अगर संघर्ष ही मानव समाज का इतिहास होता तो आज शायद मानव समाज का पतन हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव समाज सहयोग पर आधारित है और उस सहयोग के आधार पर ही आज अगर हम देखें तो पूंजीपति और श्रमिकों में भी सहयोग के आधार पर सारी व्यवस्थाएं चल रही है। फिर मध्यम वर्ग की उपेक्षा। समाज में केवल दो वर्गों का अस्तित्व मानकर कार्ल मार्क्स ने मध्यम वर्ग की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। और जबकि हम देखें कि प्राचीन समय से लेकर आज तक देखें तो मध्यम वर्ग ने विभिन्न व्यवस्थाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार हम देखें कि कार्ल मार्क्स ने मध्यम वर्ग को अनदेखा करके उसने एक प्रकार से समाज की व्यवस्था में उसके महत्व को अनदेखा किया है। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के मध्यम वर्ग के जो है वो मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई और इस प्रकार यह वर्ग समाज के लिए महत्वपूर्ण जो है वो एक ढांचा बन गया, जिसकी कार्ल मार्क्स के द्वारा उपेक्षा की गई। इतिहास आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी ही नहीं है, बल्कि इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, धार्मिक कट्टरताओं के कारण भी इतिहास में युद्ध हुए हैं। वर्गों का सरलीकरण कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाना भी अपने आप में गलत है। कार्ल मार्क्स ने जो वर्गों का सरलीकरण कर दिया उसको दो भागों में बांटकर बुर्जुआ और सरवारा वर्ग में, वह भी समाज को समझने के लिए बहुत ही एक प्रकार से समाज को समझने में हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी करता है। फिर उसकी एक और आलोचना होती है कि राष्ट्रीय तत्व जो है आर्थिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कार्ल मार्क्स ने संघर्षों में आर्थिक तत्वों पर बल दिया है, लेकिन अगर हम देखें विभिन्न जो इतिहास में विभिन्न युद्ध हुए हैं, 2 महायुद्ध हुए हैं, उसमें आर्थिक तत्वों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उसने सबसे महत्वपूर्ण उसकी आलोचना है कि उसकी भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हुई। कार्ल मार्क्स ने यह भविष्यवाणी कि पूंजीपति और सरवारा वर्ग में चल रहे संघर्ष में पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, सरवारा वर्ग की विजय की अवश्य भावना उसने व्यक्त की थी, लेकिन कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हुई। 2 महायुद्धों के बाद भी पूंजीवाद का कहीं पतन नहीं हुआ, बल्कि उसने पूंजीवाद ने अपने आप को अपने में सुधार करके और मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स की यह भविष्यवाणी कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की स्थापना होगी, ऐसा नहीं हुआ। न वर्गहीन समाज की स्थापना हुई, न राज्यहीन समाज की स्थापना हुई। इस प्रकार हम देखें कि कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणियाँ जो है वर्ग संघर्ष के आधार पर उसने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत सिद्ध हुई है। तो इस प्रकार हम देखें कि साम्यवाद वर्तमान समय में कहीं पर भी नहीं है। सोवियत संघ के पतन के बाद जो साम्यवादी नीतियाँ हैं वह भी असफल सिद्ध हो गई। साम्यवादी विचारधारा की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो अपने आप में एक काल्पनिक, निराशाजनक, अपूर्ण सिद्धांत है और उसके आधार पर कार्ल मार्क्स की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी अपने आप में असत्य सिद्ध हुई।